ज्योतिष का एक सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष क्या है। और ज्योतिष से भी ज्यादा हम बात करेंगे कि ज्योतिष रामायण से किस तरह से जुड़ा हुआ है ना। आप सभी के मन में एक हमेशा से एक भाव आया होगा कि यार जब भी आपको आर्टिकल दिख रहे होंगे, प्रमोशन का मैटर दिख रहा होगा, तो आप बार बार सोच रहे होंगे कि यार ये रामायण ज्योतिष क्या है। ऐसे कई बार मन में एक विचार आ रहे होंगे कि यार एपी पढ़ा, वैदिक पढ़ा है ना, नाड़ी होता है, ज्योतिष में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन ये रामायण ज्योतिष फिर एक और नया क्या चीज है। तो इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज्योतिष क्या होता है, ठीक है। तो ज्योतिष मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स को पढ़ने की एक कला है, ठीक है ना। जैसे कि हमको हिंदी आती है तो हम हिंदी की भाषा पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें ज्योतिष आता है तो हम एस्ट्रोनॉमिकली ग्रह नक्षत्र राशियों को पढ़ने के लायक हो सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। समझ में आया। तो ज्योतिष का अर्थ सीधा सीधा यही है कि हम यूनिवर्स से बातचीत कर रहे हैं, हम ग्रह नक्षत्र राशि से बातचीत कर रहे हैं, मतलब हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ज्योतिष में हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल होते हैं, और सौर मंडल का राजा कौन है, बताइए सभी। सूर्य। सौर मंडल का राजा जिस तरह से सूर्य होता है, तो सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, मतलब सारी की सारी जो भी बातें जुड़ी हुई होगी वो कहीं ना कहीं सूर्य से तो कनेक्ट होना ही है, राइट। और सूर्य के साथ साथ नौ ग्रहों से कनेक्ट होना है। समझ में आया। तो ज्योतिष हमें नौ ग्रहों की एक डेफिनेशन देती है, नौ ग्रहों की एक व्याख्या देती है कि ये नौ ग्रह कहाँ चल रहे हैं, है ना, ये नौ ग्रह कहाँ घूम रहे हैं और इनों का हमारे लाइफ में क्या प्रभाव है, वो व्याख्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, रामायण ज्योतिष किस तरह से ग्रहों से कनेक्टिविटी देता है, हम वह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रामायण ज्योतिष हमेशा से ये मानता है कि ग्रह पूरी तरह से जो भी हमारे जीवन में है, मतलब रामायण ज्योतिष तो ये भी मानता है कि जितना भी कुछ हमारे ब्रह्मांड में है, हमारे यूनिवर्स में या फिर हमारे जीवन में जो भी है, वो सब रामायण में कहीं ना कहीं हमको प्रेजेंटेशन के द्वारा एक एक्सप्लेनेशन किया गया है। रामायण में कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट हुआ ही है, मतलब रामायण से ज्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता, रामायण से अधिक कभी कुछ नहीं हो सकता, मतलब जितना भी है सारे के सारे रहस्य रामायण में है। अगर हम बोल दें कि आज के युग ने इतनी तरक्की किया, तो रामायण से ज्यादा नहीं, कहीं ना कहीं वो तरक्की रामायण में भी मौजूद था। समझ पा रहे हो। तो ग्रहों को काफी लोगों को जब भी ज्योतिष पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि कौन से ग्रहों से क्या क्या चीजें देखी जाए, ठीक है। तो कौन से ग्रहों से क्या क्या चीजें देखा देखा जाता है, वो हम कारक तत्व के माध्यम से पाराशरी में है, जैसे कि ज्योतिषी ग्रंथों में है, वो हम करते हैं। रामायण ज्योतिष हमारे पास एक ऐसी थीम है कि हमको कभी भी ग्रह के कारक तत्व हुए, राशि के तत्व हुए या फिर नक्षत्र के कारक तत्व हुए, हम कभी भी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब रामायण हमारे पास एक ऐसा माध्यम बन के आता है कि हम हर एक चीजें आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। अगर जैसे हम तुलना करें कि सूर्य जो कि सौर मंडल का राजा है ना, ग्रहों का राजा है, ठीक है ना, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस तुलनात्मक अध्ययन करता है कि सूर्य ही राम है। जो जो भी कारक तत्वास अगर हम राम के अंदर देखते हैं, वही के वही सारे कारक तत्वास हम सूर्य के अंदर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। जो जो हमको जो सूर्य से देखा जाता है, वही की वही चीजें राम से देखी जाती है। अगर आप इसका सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन करोगे या फिर एक काल्पनिक चीजों को इसको आप काल्पनिक भी मानते हो कि चलो सूर्य और राम का एक तुलनात्मक अध्ययन करें और इसको काल्पनिक भी माना जाए, तो भी आप कल्पना करके देखिए कि जो जो भी सूर्य में है, वही की वही कैरेक्टरिस्टिक श्री राम में मौजूद है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि सूर्य राजा हैं तो राम राजा थे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि भैया सूर्य एक क्रूर ग्रह है, एक तीव्र ग्रह है, राम जी भी एक क्रूर तीव्र है ना, उनको युद्ध शैली में कोई नहीं हरा सकता था, ठीक है। अगर हम ये बोल दें कि सूर्य ईश्वर है, सूर्य के आसपास सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो राम जी भी ईश्वर है, राम के आसपास भी सभी चक्कर लगाते हैं, जो भी आया उनको राम के साथ तो कनेक्ट होना ही है, ठीक है। अगर जिस तरह से बोलते हैं कि ज्योतिष में कि सूर्य आत्मा है, तो राम परमात्मा का कारक है ना, राम से राम परमात्मा है, ठीक है। जिस तरह से सूर्य नियमित समय पे आता है, नियमित समय पे अस्त हो जाता है, सूर्य हमको सबसे बड़ा कर्म करने की प्रेरणा देता है, और रामायण हमको कर्म करने की प्रेरणा देता है। श्री राम कितने कर्तव्यनिष्ठ थे, उन्होंने पिता की बात का आदर रखा, माता की बात का आदर रखा, और किस तरह से उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ तरीके से पालन किया।
जिस तरह से सूर्य को ग्रहण लग जाता है, ठीक है ना, उसी तरह से राम जी के जीवन में भी ग्रहण आते हैं, ठीक है ना, उनको भी इतने ग्रहण आते हैं कि सूर्य भी ढक जाता है। उसी तरह से राम जी के भी जीवन में इतने ग्रहण आए कि राम जी को भी बहुत संघर्ष देखना पड़ा। समझ में आया? तो सूर्य से अगर हम कंपेरेटिवली तुलना करते हैं तो सारे के सारे तुलनात्मक अध्ययन हमें आराम से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। सूर्य हमेशा सत्य बोलता है, राम हमेशा सत्य बोलता है, सूर्य दिशा बताता है ना। अभी हमको देखना कि भैया कौन सी डायरेक्शन में क्या है, तो सबसे बड़ा दिशा सूचक यंत्र ही हमारे पास सूर्य है। और राम जी का कार्य क्या है, अगर हम कहीं भी भटक जाते हैं, रामायण का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो वो हमें डायरेक्शन ही बताएगा ना यार कि हमें ये करना चाहिए। सूर्य दिशा बताता है, राम भी डायरेक्शन बताता है, कार्यक्रम एक ही है, ठीक है। सूर्य और राम की तुलना करें तो एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सूर्य प्रतापी है, राम भी महाप्रतापी है, ठीक है। सूर्य मर्यादित है, राम भी मर्यादित है, ठीक है ना। एक मर्यादा में रहकर उन्होंने पालन किया, सूर्य भी इसी तरह से पालन करता है, हमेशा एक अपने टाइम जोन पे आता है, टाइम जोन पे चला जाता है। तो इसी तरह से सभी ग्रहों की रामायण के माध्यम से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक और ग्रह लेते हैं, चंद्रमा को लेते हैं, तो चंद्रमा का कैलकुलेशन, आप चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा किस तरह से कार्य करता है, तो आप चंद्रमा को कंपेरेटिवली सीता का अध्ययन करें, ठीक है ना। चंद्र इक्वल टू सीता है, जो जो भी कारक तत्व सीता में रहे या जो जो भी जीवन सीता ने जीवन में झेला, वही की वही बातें चंद्रमा अपने जीवन में झेलता है, ठीक है ना। अगर हम चंद्रमा की तुलना सीता से करते हैं, चंद्रमा ग्रहण सीता को ग्रहण लगता है, चंद्रमा का अमावस्या सीता की लाइफ अमावस्या बन जाती है, ठीक है ना। चंद्रमा एक पूर्णिमा है, सीता एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पत्नी है, एक राजा की पुत्रवधू है, ठीक है। चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, सीता एक शीतल ग्रह है, शांत शीतल लेडी है ना, शांत है, ठीक है ना। तो जो जो भी कारक तत्व हम चंद्रमा में देखते हैं, कंपेरेटिवली तुलना करेंगे तो चंद्रमा ही सीता है, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं कि राहु क्या है, ठीक है। राहु मतलब रावण है, मतलब हम बोलते हैं कि यार राहु, जहां पे भी राहु का नाम आ जाए, आप सिर्फ कंपेरेटिवली तुलना करें कि राहु और कोई भी नहीं है। राहु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, रावण के पास 10 तीर्थ है, ठीक है ना। राहु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है ना, महाज्ञानी व्यक्ति है, हर कहीं से ज्ञान ले लेता है, रावण ज्ञानी है। समझ में आया? राहु बहुत चालाक है, रावण चालाक है। राहु ग्रहण लगाता है, राहु और केतु मिलकर ग्रहण लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, है ना। राम जी को ग्रहण लगाया, ठीक है ना, सीता माता को किडनैप करके लेता गया, ग्रहण लगाने का कार्य करता है, किडनैप कर लेता है, ठीक है ना। राहु की तुलना अगर हम रावण से करते हैं तो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि यार बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। राहु मृत्यु का कारक है, ठीक है ना, बोलता है कि मृत्यु का कारक राहु है। रावण भी मृत्यु का कारक है, रावण जहां खड़ा होता था वहां मृत्यु आ जाती थी। रावण का खड़ा होना मतलब लोगों का मरना, इस तरह का व्यक्ति था, ठीक है। तो राहु और रावण की तुलना करें तो हमको बिल्कुल सेम चीजें पता लगती है कि यार बिल्कुल सही बात है, हमको राहु के कैरेक्टरिस्टिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। राहु बहुत बुद्धिमान है, रावण के पास 10-10 सिर हुआ करता था, ठीक है ना। मतलब सामान्य व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि एक तरह से चलती है, और जो व्यक्ति राहु की जैसा होता है, जो राहु वाले लोग होते हैं, उनकी बुद्धि 10 तरीके से चलती है, अलग अलग तरह से 10 तरह से उनकी बुद्धि चलती है, इतने तेज इतने चालाक लोग होते हैं, ठीक है ना। तो राहु का कंपेरेटिवली तुलना करें तो राहु रावण है, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे तरह से रामायण ज्योतिष को पढ़ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक ग्रह की एक्सप्लेनेशन है, हम इसमें राशियों को भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, नक्षत्रों को भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ। रामायण ज्योतिष अपने आप में इतना इतना अद्भुत है कि सबसे बड़ी चीज है कि कौन से ग्रह से क्या देखा जाना चाहिए, कौन सी राशि से क्या देखा जाना चाहिए, उसमें किस तरह के कारक तत्व समावित हैं, हमें याद करने की ही आवश्यकता नहीं है, हमें कभी रटना ही नहीं है। कभी राहु से क्या देखें, राहु से नहीं समझ में आता ना देखना, आप सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन करें रावण से। जो जो भी रावण में भरा हुआ था वो राहु में भरा हुआ है। अगर रावण महाज्ञानी है, महापराक्रमी है, वो बहुत पैसे वाला है, सोने की लंका है ना, बहुत पैसा कमा सकता है, तो राहु भी कमा सकता है, सेम सेम है। अगर राहु कामी है तो रावण भी कामी है, सेम, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं है, सेम। आप कंपेरेटिवली तुलना करें बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज रामायण ज्योतिष, काफी लोगों को कह रहे थे कि क्या है, रामायण एक थीम है, और इस थीम के माध्यम से हमें कभी भी कुछ भी चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी लक्ष्मण का तुलना करें कि लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण मतलब मंगल है, ठीक है ना। जिस तरह से मंगल के कारक तत्व हमको याद होते कि नहीं होते हैं, अभी मंगल के कारक तत्व याद करने जाओ तो बोले युद्ध है भाई, लड़ाई करता है ना, मांगलिक है, बहुत सारी चीजों के बात बताते हैं कि मंगल युद्ध कला में होशियार है, लड़ाई करने में होशियार है, ठीक है ना, तेज बोलता है, गुस्सेबाज है। तो यही की यही चीजें लक्ष्मण में हुआ करती थी,
ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटरली सिर्फ तुलना करें, यार ये मंगल लक्ष्मण तो नहीं है, ये मंगल लक्ष्मण का रूप तो नहीं है, तो बिल्कुल मंगल ही लक्ष्मण है। सेम टू सेम चीजें, जो भी लक्ष्मण के अंदर क्वालिटी थी, जो भी लक्ष्मण के अंदर कैरेक्टरिस्टिक थे, वही के वही कैरेक्टरिस्टिक आप मंगल में डाल दो। अगर हम बोले कि मंगल बहुत गुस्सा करता है, मंगल का गुस्सा बहुत तेज, मंगल गुस्सेबाज व्यक्ति, तो लक्ष्मण का गुस्सा इतना तेज था कि भाई प्रपोज करना ही, ठीक है ना, शूर्पणखा राम जी को कि मेरे से शादी कर लो, राम जी बोले कि भाई के पास जाओ, ठीक है ना, लक्ष्मण से बात करो। लक्ष्मण ने उनको रिप्लाई नहीं किया, सीधा नाक काट दिया। मतलब इतना गुस्सेबाज व्यक्ति है कि मुंह से बात नहीं कर रहा है, सीधा हाथों से वार कर दिया। तो लक्ष्मण गुस्से का कारक है। रामायण में से बहुत सी बार प्रसंग आते हैं और बहुत सी बार चीजें देखने को मिलती है कि राम जी बार बार लक्ष्मण को गाइड कर रहे हैं कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, लक्ष्मण गुस्सा मत करो, लक्ष्मण ये मत करो। लक्ष्मण के कारक तत्वास पूरी तरह से मंगल के कारक तत्वास है। और ज्योतिष बोलता है कि मंगल देह कारक है, ठीक है ना। ज्योतिष जो बोलता है कि मंगल देह कारक है, शरीर का कारक है, देह नष्ट हो जाता है। अच्छा, लक्ष्मण को अगर हम ध्यान से देखें तो उनकी युद्ध भूमि में ऐसी स्थिति आई कि उनके लिए संजीवनी बूटी लाना पड़ा, मतलब सामने वाले को पुनर्जीवित करना पड़ा, ठीक है ना। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे ना, तो देह कारक है, देह मर जाता है। लक्ष्मण ऐसी स्थिति में आए कि भैया अभी हनुमान जी ना हो तो भैया दैंड हो ही चुका है, तो मूर्छित हो जाना, ठीक है ना, देह खत्म हो जाता है, खत्म हो जाना, संजीवनी लाए, हनुमान जी पुनर्जीवित हुए। समझ में आया। जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम मंगल में देखते हैं, वही के वही कैरेक्टरिस्टिक हम लक्ष्मण में भी देख सकते हैं। हनुमान जी को कंपेयर टू तुलनात्मक अध्ययन करें तो केतु से, हनुमान क्या है, केतु है, ठीक है ना। अभी ज्योतिष में कहा जाता है कि भाई केतु मोक्ष कारक है, केतु मोक्ष देता है, केतु सेक्रीफाइस देता है, केतु बलिदानी ग्रह है, ठीक है ना, केतु आध्यात्मिक ग्रह है। तो ये जो भी चीजें केतु के अंदर हैं, अगर सिर्फ हम उसको कल्पना करें कि भाई ये केतु हनुमान तो नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कल्पना करें कि एक हनुमानी केतु है क्या, अगर हनुमान ही केतु हैं तो ये समझ के चलें कि भाई जो भी चीजें हम केतु में देख रहे हैं, वही की वही चीजें आपको हनुमान जी में दिख जाएगी। और अगर हमें केतु के वही कारक तत्व याद नहीं हो रहे ना, तो हनुमान जी के कारक तत्व याद करना है, ठीक है। जैसे हनुमान जी थे वैसे केतु थे, ठीक है ना। केतु को भी अपनी शक्तियां याद करवाना पड़ता है, हनुमान जी को बार बार, है ना, सुग्रीव जी बोलते थे भैया हनुमान जी तुम जा सकते हो, पर्वत ला सकते हो, उनको शक्तियां याद करवाना पड़ता है। केतु वाले लोगों को अपनी ताकत का एहसास करवाना पड़ता है। बैठे रहते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, बोले मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकते, चुपचाप बैठे रहते हैं, बोले मेरे से थोड़ी होगा। केतु वाले जितने भी लोग हैं उनको अपनी शक्तियां याद करवाना पड़ता है, और जब उनको अपनी शक्तियां याद आती है तो फिर वो उतना धमाल मचाते हैं कि उतना कोई नहीं मचा सकता। केतु अपने आप में पूरी तरह से हनुमान जी के कारक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हनुमान जी थे वैसे केतु हुआ करता है, ठीक है। रामायण ज्योतिष एक माध्यम है, ठीक है। हमारी सनातन संस्कृति हमेशा से यह कहती है कि आ, हम इसमें 4 युग से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। हमारे 4 पुरुषार्थ से हम कनेक्टेड हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की हम बातें करते हैं। हमेशा से आपने सुना होगा कि भाई मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है ना। धर्म त्रिकोण जो ज्योतिष में बोला जाता है, ऋषि पाराशर जी बोल के गए कि भैया धर्म त्रिकोण होता है, फिर सेकंड नंबर का अर्थ त्रिकोण होता है, फिर काम त्रिकोण होता है, फिर मोक्ष त्रिकोण होता है। तो पाराशरी बोल के गई कि 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, और यही की ये बात रामायण बोल के गई, लेकिन हमने इसको बहुत कम नोटिस किया, ठीक है ना। रामायण भी 4 त्रिकोण के बारे में, रामायण ज्योतिष पूरी तरह से, रामायण जो घटना है ना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये पूरी तरह से ज्योतिष का एक्सप्लेनेशन है। सूर्य को ग्रहण लगा, राम जी को ग्रहण लगा, राम जी को पाताल को ले गए रावण, ठीक है ना। हनुमान जी बाल समय रवि भक्ष लियो, तब भैया तुम बाल्य अवस्था में सूर्य को ग्रहण कर लिए, है ना। राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं, समझ में आया। राहु और केतु किसी भी तरह का ग्रहण लगा देते हैं। अगर आप रामायण में देखो तो ये 2 व्यक्ति, सिर्फ रावण और हनुमान को देखो तो ये 2 ही व्यक्ति हैं जो किसी भी तरह से या तो सूर्य को खाने वाले थे या फिर राम जी को ग्रहण लगाने वाले थे, ठीक है ना। रावण किडनैप करके राम जी को लेता गया, किडनैप करके सीता जी को लेता गया, ठीक है। उसी तरह से अपना हनुमान जी हैं, वो बाल्यावस्था में सूर्य को खा गए। मतलब इतने ताकतवर ग्रह हैं ये। सो राहु और केतु, जो कि जिसको मायावी ग्रह बोलते हैं, ठीक है, इतने ताकतवर ग्रह हैं कि ये पूरी तरह से रामायण ज्योतिष से कनेक्टेड है, ठीक है। रामायण ज्योतिष किसी भी तरह से, रामायण किसी भी तरह से कोई काल्पनिक घटना हो ही नहीं सकता,
क्योंकि इतना कुछ उसमें ज्योतिष का एक्सप्लेनेशन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि 4 पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, रामायण 4 पुरुषार्थ के बारे में बताता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि भाई रामायण 4 पुरुषार्थ के बारे में कैसे बता सकता है। चलो रामायण में ग्रह की तुलना तो हो गया, लेकिन रामायण 4 पुरुषार्थ के बारे में कैसे बता सकता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि भगवान श्री राम जी के 4 भाई थे, ठीक है, और ये 4 भाई और कोई भी नहीं थे, ये 4 भाई 4 पुरुषार्थ को कारक तत्व है। अगर हम राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के नाम से भी समझते हैं, तो भी हमको पूरी की पूरी 12 भाव आ जाएंगे। हर एक भाव में तीन त्रिकोण से एक भाव बनता है। 1 5 9 से धर्म बनता है, 2 6 10 से अर्थ बनता है, 3 7 11 से काम बनता है, 4 8 12 से मोक्ष बनता है। ये सभी 12 भाव हो गए ना। रामायण में ये 4 त्रिकोण भैया, ये 4 भाव हैं, ये 4 भाई हैं, ठीक है ना। ये चारों भाई चारों त्रिकोण की एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म त्रिकोण क्या है, धर्म कैसा होता है, धर्म कैसा होना चाहिए। तो धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म के लिए अगर हम कितनी भी एक्सप्लेनेशन दें, तो अगर मैं एक शब्द में बोल दूं कि धर्म राम है, ठीक है ना। जैसे राम थे, जैसे राम थे वैसा ही धर्म है। राम कैसा व्यक्ति था, माता ने कहा पिता का वैल्यू रखना है, पिता का वचन रखना है, बोले कि भाई लक्ष्मण पिता का वचन रखना है, ठीक है। तो धर्म वो होता है जो माता और पिता को अपना वचन निभा पाए, ठीक है ना, कर्तव्य निभा पाए, किसी भी तरह का विरोध ना करें, किसी भी व्यक्ति से लड़ाई ना करें, ठीक है, वो होता है धर्म, ठीक है ना। न्यायपूर्ण बात करें, किसी भी तरह से राम जी ने कभी जीवन में किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं किया। यहाँ तक तो रावण से भी बातचीत हुआ ना, तो हमेशा एक ही बात का, भाई सीता को छोड़ दो, ये अनुचित नहीं है, उनको शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी तरह से दोषारोपण नहीं करें कि अभी भी तुम आते हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। धर्म मतलब हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है, हमें सही दिशा में ले जाना सिखा रहा है, किस तरह से हमें कर्तव्य का पालन करना है वो सिखा रहा है। एक राजा किस तरह से कर्तव्य का पालन कर सकता है, एक भाई का क्या कर्तव्य होता है, एक बेटे का क्या कर्तव्य होता है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, राम जी से सीखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब राम जी को है ना वनवास दिया, जब वापिस से राम अयोध्या में आए, तो सबसे पहले उन्होंने कैकेयी को याद किया। अच्छा, ये नहीं कहा कि मेरी माँ कौशल्या कहाँ है, सबसे बोला कि मेरी माँ कैकेयी कहाँ है, ठीक है ना। राम उस व्यक्ति को जानता है कि यार ये व्यक्ति बहुत वैसे भी बहुत टेंशन में आ गया होगा अभी तक तो, क्योंकि पिता शांत हो गए, ठीक है ना, बहुत कुछ घटना कम, क्योंकि जो बुरा व्यक्ति होता है उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, ठीक है। तो राम जी किसी भी तरह से सामने वाले को हतोत्साहित नहीं करते हैं, है ना, धर्म की रक्षा करने के लिए। अगर हम सिर्फ धर्म त्रिकोण की तुलना करें 1 5 9 भाव से क्या देखा जाता है, तो उसकी विस्तृत व्याख्या राम है, समझ में आया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं का मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं कि मोक्ष क्या है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर त्याग किसी व्यक्ति ने किया तो वो था भरत, ठीक है ना। भरत से ज्यादा त्याग किसी ने नहीं किया रामायण में, ठीक है। भरत वो व्यक्ति है जो राजा बन गया और राजा की गद्दी से त्याग करके भैया जंगल में रह रहा है, जबकि भरत को तो राजा बनने का पूरा ऑफर हुआ था, ठीक है। तो राम जी धर्म त्रिकोणे और भरत मोक्ष त्रिकोणे, एक जगह ऐसा प्रसंग आता है, ठीक है ना, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया तुम मम प्रिय भरतसम भाई, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि तुम मम प्रिय भरतसम भाई, हनुमान जी सिंदूर बूटी लेके जा रहे हैं, तो हनुमान जी को तुलनात्मक अध्ययन करके राम जी बोल रहे हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, ठीक है। अच्छा, हनुमान जी राम जी हनुमान जी को लक्ष्मण की तरह नहीं बोल रहे हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण की तरह प्रिय, बोल रहे कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, समझ में आया। प्रभु श्री राम और ये जो भरत है, प्रभु श्री राम धर्म है और भरत मोक्ष का महत्वपूर्ण कारक है। अगर हमें सेक्रीफाइस सीखना है तो सेक्रीफाइस वो व्यक्ति सीखे, वहां से सीखे जहां हम उच्च पद पे हो। एक राजा बनने की स्थिति में है और राजा है, अयोध्या का राजा है, लेकिन वो व्यक्ति सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर देता है। बहुत बड़ी बात है कि हम उच्चतम पद पे हो और किसी के लिए उच्चतम पद सेक्रीफाइस कर दे, उसको बोलते हैं मोक्ष, कि आपने उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया है, आप उसको बड़ा समझते हो, ठीक है। तो राम जी कौन थे, राम जी धर्म त्रिकोण। भरत कौन है, भरत से आप मोक्ष त्रिकोण की व्याख्यान सीख सकते हो। लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण काम त्रिकोण है, ठीक है। लक्ष्मण काम त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, आज भी आपने अपनी सामान्य भाषा में या दैनिक भाषा में एक चीजें देखी होगी, जो ऋषि मुनि बोलते थे कि भैया आपका मंगलमय हो। मंगलमय क्यों बोलते थे, मतलब आपकी कामनाओं की इच्छा पूर्ति हो। मंगल का अर्थ होता है आपकी कामना पूर्ति हो गया। मंगल का अर्थ क्या हुआ कि भैया आपका मंगल हो। ऋषि मुनि बोलते थे या पंडित जी बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आपका मंगल हो। एक हमारे संस्कृति में एक शब्दावली है
कि मंगल हो। मंगल का अर्थ है कामना पूर्ति हो जाना। अच्छा, शादी ब्याह होते हैं तो हम जो पत्रिका लिखवाते हैं तो लिखते हैं मांगलिक कार्यक्रम, ठीक है ना, मतलब हमारे कामना पूर्ति के जो कार्यक्रम हुए हैं, हमारी इच्छा थी, ठीक है ना, इच्छा पूर्ति के कार्यक्रम हुए हैं, उसको बोलते हैं मांगलिक कार्यक्रम। मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार हो रहा है और हमको बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस कार्यक्रम को करने में। मंगल किसी भी तरह से कामना का कारक है, मनोकामना का कारक है, इच्छा का कारक है, ठीक है ना। इसलिए ऋषि पराशर जी बोलते हैं कि भैया कुंजवत केतु है ना, केतु मंगल की तरह है, और हम हनुमान जी के मंदिर में कामना पूर्ति के लिए जाते हैं ना कि भैया हनुमान जी हमारा ये काम पूरा कर दो, वो काम पूरा कर दो। लक्ष्मण किसी भी तरह से कामना पूर्ति के कारक हैं, ठीक है। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के बारे में बहुत कम चर्चा मिलती है रामायण में, हमेशा शत्रुघ्न के बारे में बहुत कम चर्चा मिलती है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि रामायण में तीनों भाई ये चले गए थे, ठीक है ना, शहर छोड़ के चले गए, अपना नगर छोड़ के चला गया। राम जी निकल गए, मतलब धर्म निकल गया बाहर, ठीक है ना। भरत निकल गए, मोक्ष हो गया, ठीक है। लक्ष्मण निकल गए, मतलब काम निकल गया, ठीक है ना। किसी भी तरह से कोई वहां पे अयोध्या में इच्छा नहीं, किसी को कोई डिजायर नहीं, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति को बचा रहा अयोध्या में तो वो था शत्रुघ्न, मतलब अर्थ त्रिकोण, समझ में आया। अर्थ त्रिकोण मतलब पैसा बाहर नहीं निकला अयोध्या से, सब कुछ बाहर निकल गया, लोगों की इच्छाएं खत्म हो गई, लोगों की डिजायर खत्म हो गई, लोगों को मन नहीं लगता था अयोध्या में, सब कुछ निकल गया, धर्म निकल गया, लोग है ना तरसते रहते थे, बोला हमारा राम कहाँ गए, ठीक है ना। मोक्ष निकल गया, लोगों का मन ही नहीं लगता किसी भी तरह से, कोई धर्म के कार्य या किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। लेकिन एक चीज वो बाहर नहीं गई, वो था अर्थ, ठीक है ना। और किसी भी देश को चलाने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आप हर चीजों को बाहर फेंक सकते हो, लेकिन अर्थ को कोई व्यक्ति बाहर नहीं फेंक सकता किसी भी स्थिति में, है ना। राम जी 14 साल के लिए वनवास चले गए, चले गए, ठीक है ना। भरत चले गए, चले गए, मोक्ष हो गया, लक्ष्मण चले गए। लेकिन अर्थ एक ऐसी चीज है कि इसको आप किसी भी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यही बात ज्योतिष भी बोलता है, यही बात रामायण भी बोलती है कि भाई पैसा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और इसको आप कभी भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। भगवान महावीर धर्म की खोज में, है ना, ज्ञान की खोज में बाहर चले गए, ठीक है ना। गौतम बुद्ध धर्म की खोज में, ज्ञान की खोज में बाहर चले गए। हर व्यक्ति बाहर चला जाता है भैया। पैसा कभी आप बाहर नहीं फेंक सकते, नहीं जा सकता, समझ में आया। पैसा किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था का पिलर है। जिस देश की अर्थव्यवस्था खराब, वहां ना धर्म है, ना काम है, ना मोक्ष, समझ में आया। अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत पिलर होता है किसी भी चीज को बनाने में, समझ रहे हो। तो रामायण ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इतना बड़ा हो सकता है कि पूछिए मत। रामायण ज्योतिष इन 100 दिनों में हम हर एक टॉपिक में, विवाह हो गया, संतान हो गया, कैरियर हो गया, ठीक है, किसी भी तरह का विदेश यात्रा हो गया, गोचर हो गया, हर एक टॉपिक में रामायण ज्योतिष का आपको यूनिक पैटर्न देखने को मिलेगा। हर एक लेक्चर में आपको रामायण ज्योतिष की व्याख्यान देखने को मिलेगी। और ज्योतिष पढ़ रहे हैं लेकिन उसका थीम रामायण है। काफी लोगों को लगता है कि यार सर ये पढ़ाओगे क्या, ये दोहावली कराओगे क्या, सोठा कराओ, नहीं भाई, कोई दोहावली कोई सोठा नहीं है। ज्योतिष के माध्यम से रामायण कैसे देखी जा सकती है, ज्योतिष के माध्यम से रामायण कैसे पढ़ी जा सकती है, और किस तरह से रामायण ज्योतिष से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। तो रामायण ज्योतिष अपने आप में एक बहुत गहरा और बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। 100 दिनों तक हमारी 120 दिनों तक हमारी वर्कशॉप होगी। आपको हर एक लेक्चर में रामायण से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप मैं ब्रेक ले लेता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं आप। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ हाँ मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग का चिंता ना करें, ठीक है। भी हैंड राइज कर दीजिए, मैं आपके प्रश्न ले लेता हूँ। सर ये क्लास कब से चालू हो गया? हेलो गुरुजी। एक मिनट, एक मिनट, आप सभी हैंड राइज कर लीजिए, मैं सभी का नंबर ले रहा हूँ। जी मीनल मैम। सर वीक में कितने दिन क्लासेस रहेंगी? हाँ, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ये कैसा लगा आपको, रामायण ज्योतिष का थीम कैसा लगा? अभी मैं अच्छा लगा सर, के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजों को। अच्छा लगा? हाँ सर, आई एम इन। ठीक है। यस। रामायण ज्योतिष अपने आप में इतना गहरा सब्जेक्ट है, ये तो हमारे पास समय की एक कमी होती है, तो इतने समय में क्या क्या बताएं, लेकिन जितना निकल जाए भैया, फ्लो फ्लो में निकालते जी सर। रहो।
मैं आपको एक पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ सबसे पहले। उस पीपीटी के माध्यम से हम कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कितने दिन पढ़ेंगे, कैसे जी लेते हैं, फिर हम है ना डाउट वगैरह लेते हैं। ठीक है ठीक है सर, हेलो थैंक यू सर। जी। जी केतन सर, अनम्यूट कर लीजिए। सर, ये क्लास कब से चालू होगी? हाँ, क्लास अपनी होगी सर 10 मार्च से, है ना। 5 मार्च से हो रहा था, होलास्ट तक लग रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, 10 मार्च से चालू हो जाएगी, है ना। और टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग 8 से 9 रहेगा। मैं अभी बता ही रहा हूँ सभी को, है ना, पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, ठीक है सर। 2 मिनट रुके, मैं सभी को बता ही रहा हूँ क्या स्थिति है। हेलो हाँ जी सर। हेलो जी सर, जी सर, ऑडियो क्लिप्स मिलेगा सर? पीडीएफ ऑडियो क्लिप्स सारा मिलेगा, सारा मिलेगा, सर। बेफिक्र। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, उसी टाइम हमारा प्रोफेशन चालू होता है, व्यवसाय चालू हो जाता है, हमारा कोई धंधा बात नहीं रहता सर, है। आज के जमाने में ऐसी व्यवस्था है, हम ऐसे हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारे जमाने में, अभी आप जैसे हम भी, अभी मेरा उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे, फिर मिटा लिख के मिटा देते थे। अभी आज के जमाने में तो ऐसी स्थितियां हैं कि रिकॉर्डिंग मिल जाता है। ठीक है, तो चिंता किसी भी तरह की नहीं है, आसान हो गया, युग आसान हो गया, ये देखा जाए तो। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पीपीटी आप सभी को दिख रहा है क्या? हाँ, यस सर। हाँ जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है sir। पूरा दिख रहा है? जी अभी से ही दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। देखो, इसमें हम थोड़ा सा फटाफट कोर्स कंटेंट समझ लेते हैं। हमारा कोर्स का कब चालू हो रहा है? तो ये कोर्स चालू हो रहा है 10 मार्च 2023। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें केपी, वैदिक नाड़ी, कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी पद्धति को तीनों को मिलाकर मिक्सअप कर जहां से जो कंटेंट उठा के लेना है वो लेंगे। इसका हमारा लक्ष्य ये है कि हमको प्रिडिक्शन करना है। हमारा लक्ष्य किसी भी थ्योरी को सीखने का है ही नहीं। हमारा लक्ष्य ये है कि भाई हम प्रिडिक्शन के लेवल पे जाएं, किसी भी चार्ट को देके हम प्रिडिक्शन करना सीख जाएं। तो ये आपको वहां पे ट्रिक मिलेगा। ठीक है, इसका थीम क्या है? रामायण ज्योतिष, जैसा कि आपने पढ़ा। ठीक है, तभी माइक हेलो अनम्यूट करके रखें प्लीज, माइक अनम्यूट कर लीजिए, 2 मिनट का समय आपका, है ना। ठीक है, अच्छा, इसका थीम क्या है? रामायण ज्योतिष 120 दिन की वर्कशॉप, 4 महीने का वर्कशॉप है। लाइव क्लासेस होगी, है ना। आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस आएंगे, पीडीएफ नोट्स, और 55 से ज्यादा हमारे लाइव सेशन होंगे। कुछ सेशन हमारे व्हाट्सएप पे होंगे, कुछ सेशन हमारे जूम पे होंगे, लेकिन जिस पे भी होंगे आपको बैकअप रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज इसका हिंदी रहेगा, इंग्लिश में आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में भी आपको पीडीएफ मिलेगी। फीस इसका है 4 टाइम 9, 9,999 रुपए। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट देना चाहें तो भी हम इसका फीस है 8,051 रुपए, 9,099 लिखा, ये डिस्काउंटेड 8,051 में आ रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड फीस 8,051 रुपए है, और इंस्टॉलमेंट में देना चाहें तो 21 रुपए महीना है। ठीक है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जूम हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। और इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य ये है कि अपने आप पढ़ने की कला, ज्योतिष हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, ग्रह बल नक्षत्र हमारे साथ किस तरह से कार्य करते हैं, और कैसे ज्योतिष जीवन जीने का एक तरीका है, वो हम सीखेंगे। प्रिडिक्शन तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, ज्योतिष हमको क्या देता है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, हेलो हेलो 1 मिनट मैम, आप सभी माइक, हेलो हेलो मैम प्लीज अनम्यूट, हेलो। मिनट लगेगा। सर आप अनम्यूट कर दीजिए सबको ना। हाँ हाँ, नहीं करता। ठीक है, देखो, इसमें हम कोर्स कंटेंट क्या है? एजुकेशन फील्ड, सब्जेक्ट सिलेक्शन, आर्ट्स, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स, कौन सा व्यक्ति क्या क्या सब्जेक्ट लेगा, उसका ब्रेक इन एजुकेशन, पीएचडी, रिसर्च, फॉरेन एजुकेशन, ऑल टाइप, तो है ना, सभी तरह के टॉपिक्स रहेंगे जो रिगार्डिंग एजुकेशन रहेगा। किसका लेवल क्या है, कौन सब्जेक्ट किस तरह के सिलेक्शन करेगा, तो एजुकेशन सेक्टर पे हम बात करेंगे। ठीक है, एजुकेशन के बाद हम बात करेंगे करियर की। कौन सा व्यक्ति का क्या करियर हमारे लिए रामायण ज्योतिष में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, लगभग इसमें 20 दिनों तक क्लास चलती है सिर्फ करियर को, हर भाव से जुड़े हुए करियर, है ना। इसमें कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है, और किस तरह के करियर, कौन से भाव से हम निकलते हैं, और कौन से व्यक्ति के भाग्य में कौन से करियर हैं। ठीक है ना, तो लगभग सभी तरह के करियर, प्रोफेसर,
एडवर्टाइजमेंट, राइटर, टूरिस्ट मार्केटिंग, है ना, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इंडस्ट्री आदि आदि। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा, ठीक है। सर स्लाइड ही नहीं चेंज हो रहा है, क्यों? एक ही स्लाइड भी रुका हुआ है। आपको कैरियर दिख रहा होगा ना? नहीं सर, मैं वही नहीं दिख रहा बताना चाह रहा था। नहीं सर, अच्छा अच्छा, ओके, मैं देखता हूँ। अभी नजर आया? नो सर, मेरे को तो नहीं आया, और किसी को आया तो पूछ लीजिए। नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है क्या? स्लाइड चेंज नहीं हो रही है अभी। सर स्लाइड तो चेंज नहीं हो रही है, आप वहां से स्लाइड शो कीजिए सर। जी जी जी। पहले आप स्लाइड शो कीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। अभी आ रहा है? आ गया सर, आ गया? लेकिन फॉरेन ट्रांसफर एंड फॉरेन अभी आ रहा है? अब कैरियर आया है सर। हाँ, है ना। कैरियर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो कैरियर हमारे रामायण ज्योतिष में सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और सभी लोगों को कैरियर में काफी रुझान भी होता है। तो लगभग हर एक तरह के कैरियर हम पढ़ेंगे, ठीक है। 20 दिनों तक हम सिर्फ कैरियर के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें सभी 12 भाव से जुड़े हुए कैरियर, साथ में कौन सा व्यक्ति का कैरियर किस लेवल का होगा, कितना बड़ा होगा, किस तरह का उसका जॉब लगेगा, कब जॉब छूटेगी, कब जॉब होगी, है ना, दशा गोचर आदि। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। किस व्यक्ति को बिजनेस कौन सा सूट करेगा, पार्ट टाइम जॉब, ये स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को, है ना, ट्रांसफर इन जॉब, ट्रांसफर प्रमोशन, ये सारी चीजें हम कैरियर में पढ़ने वाले हैं। क्या विदेश में व्यापार होगा, क्या परमानेंट सेटल विदेश में होगा, क्या आपको फॉरेनर से लाभ मिलेगा, कितना वेल्थ हो सकता है, कब वेल्थ मिलेगा, प्रॉफिट इन बिजनेस, लॉस इन बिजनेस, कौन से व्यक्ति को पार्टनर बनाना है, किस व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाना है, ठीक है, कब क्या कार्य करना है, सारी चीजों का आपको व्याख्या मिलता है। उसके बाद बात करते हैं शादी का। शादी, मैरिटल लाइफ किस तरह से होगा, है ना, डिवोर्स, सेपरेशन, अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, है ना, लव मैरिज, वर्किंग वुमेन मिलेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो मैरिज। मैरिज के बारे में किस किस तरह की हम जो हम देख सकते हैं उसका टाइमिंग ऑफ इवेंट, और कब हमारा शादी का समय, किस उम्र में हमारा शादी का समय, बहुत सारी बातें जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दशा गोचर के साथ, ठीक है। इसके बाद संतान के बारे में, संतान चाइल्ड बोर्न है, ठीक है ना, और संतान में कौन सा व्यक्ति गोद लेगा, ट्विंस और ट्रिपलेट्स का प्रेडिक्शन किस तरह से करना चाहिए, ठीक है ना, डिलीवरी होने में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या व्यक्ति को क्या नॉर्मल डिलीवरी होगा, क्या क्या समस्या से होगा क्या, तो ये सारी चीजें हम संतान बर्थ चाइल्ड बर्थ भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किस तरह की बीमारियां होगी, लॉन्ग टर्म कैंसर, है ना, किस व्यक्ति का उम्र क्या, कौन से व्यक्ति को किस तरह की डिसीज हो सकती है और उसको किस तरह का इलाज कराना चाहिए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, है ना, आदि आदि, बहुत सारी तरह की बातें होती है, तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट के जो टॉपिक्स हैं, जो भी मेंबर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, किस तरह से आपको लिमिट लगाना है ना, कौन से व्यक्ति के लिए राहु केतु सपोर्ट कर रहा है ना, इंट्रा ट्रेडिंग किसको करना चाहिए, शॉर्ट टर्म किसको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म किसको करना चाहिए, और कौन से तरह का ट्रेडिंग आपको सूट करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एनसीडीएक्स या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर या किसी भी तरह के, है ना, सोना चांदी, XYZ, सोयाबीन वगैरह, कौन सा व्यक्ति किस तरह के एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, कमोडिटी, शेयर मार्केट आदि काम करेगा और किस तरह के फील्ड उसको सूट करता है, सारी चीजों का आपको यहाँ पे व्याख्या मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे तरह के हम प्रेडिक्शन करते हैं, व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, व्यक्ति का धन योग, व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है, व्यक्ति की लाइफ में टर्निंग पॉइंट, राहु स्पेशल, पिन पॉइंट इवेंट, है ना, रत्न एंड रेमेडीज, सीक्रेट, बहुत सारे उसके अलग अलग तरह से योग, है ना, पंच महापुरुष योग, स्पेशल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, अलग अलग तरह से जो भृगुनंदी नाड़ी, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी इसमें एक्सपर्टीज देता है व्यक्ति को कॉम्बिनेशन बनाने में, योग बनाने में, पाराशरी भी बात करता है, हालांकि केपी तो नहीं करता, लेकिन हम तो मिक्सअप पढ़ते हैं, तो पाराशरी और भृगुनंदी नाड़ी इसमें बहुत मजबूती से योगों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए काफी है, तो ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे। इसके अलावा, है ना, नंबर्स एंड एस्ट्रोलॉजी, कलर्स एंड एस्ट्रोलॉजी, है ना, रत्न एंड एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, अच्छा, रामायण ज्योतिष के साथ किस तरह से एस्ट्रो वास्तु कनेक्टेड है, वास्तु किस तरह से रामायण के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी भी हम व्याख्या यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, केपी में हम क्या सीखेंगे, तो केपी सिग्निफिकेटर है, केपी कॉम्बिनेशन है, नाड़ी कॉम्बिनेशन है, ठीक है,
किस तरह से हमें कॉम्बिनेशन केपी कॉम्बिनेशन के माध्यम से, उसकी जो ग्रुपिंग के माध्यम से कैसे प्रिडिक्शन करना चाहिए। ये वैदिक केपी नाड़ी का मिक्सअप है, तो इसमें केपी सिग्निफिकेटर के साथ कुछ बीएनएन कॉन्सेप्ट भी लिए जाते हैं। इसमें ग्रहों के कारक तत्वों को मिक्सअप करके और भी गहराई से इसमें एक्सप्लेनेशन होता है, राशि के कारक तत्वों को एक्सप्लेनेशन करके और भी इसमें गहराई से हम बात करते हैं। तो बहुत सारी तरह की चीजें हैं इसमें, ठीक है। कोड केस है, सेपरेशन है, टॉपिक में प्रॉपर्टी केस है, गैम्बलिंग, मतलब ये पूरी तरह से आपको बड़ा कोर्स कंटेंट मिलता है कि इसमें लगभग ज्योतिष के हर एक टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। इसमें पाराशरी के बहुत सारे सिद्धांत कवर होते हैं, है ना। दृष्टि किस तरह से होता है, युति कॉम्बिनेशन क्या है, और जैसा कि मैंने आर्टिकल डाला हुआ है ना, बोलने में शायद कम हो जाता है लेकिन लिखा हुआ है 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा टॉपिक इसमें कवर होंगे, जो कि हमारा ये 120 दिन का वर्कशॉप है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। हमारी क्लास 10 मार्च के बाद से चालू हो जाएगी। 10-11 मार्च जो भी मुहूर्त सेशन रहेगा उसमें हम चालू कर लेंगे, ठीक है। और ग्रुप बन चुका है, 5 मार्च से सभी को एक बार एक ग्रुप बना के रख दिया है वहाँ पे, और जो भी जिसने भी पेमेंट किया है तो सभी को पेड ग्रुप में जोड़ा भी जा चुका है, ठीक है। अगर किसी मेंबर्स का पेमेंट आया और नहीं जोड़ा जा सका है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी कह सकते हो, और किसी को ज्वाइनिंग अभी भी लेना है तो वो ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अभी आप सभी रामायण ज्योतिष के माध्यम से कुछ भी आपको लगता है क्लास के बारे में, ज्योतिष के बारे में, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, बारी बारी से हैंड राइज कर ले, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हेलो हाँ, हेलो हैंड राइज कर लीजिए, 2 मिनट हाँ सर, हेलो सर, कर लेता हूँ मैं जी। हेलो जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि इसमें बुक्स वगैरह सारी मिलेगी क्या? हाँ, इसमें आपको 20 से ज्यादा पीडीएफ फाइल मिलेगा और 50-60 आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, ठीक है ना। और आपके पास जो भी सेशन होगा उसका आपके पास बैकअप रहेगा, आप उसको बना सकते हो, को वीडियो रिकॉर्डिंग आप चाहे तो बना सकते हो, और जो भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके पास हमेशा के लिए सिक्योर रहता है। लेकिन मैं सलाह आपको देता हूँ कि सारे वीडियो डाउनलोडेड होते हैं, तो क्या करना है, आप वो वीडियो डाउनलोड करके किसी मेमोरी में जगह सिक्योर करके रख सकते हो, ठीक है। हालांकि हमारे से रिलेट नहीं होते, लेकिन हमारी सेफ्टी हमारे साथ, ठीक है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हो या अपनी ईमेल में सिक्योर करके रख सकते हो। हेलो सर जी, हेलो हैंड राइज कर लीजिए सभी, एक एक करके मैं सभी के उत्तर लेता हूँ। हेलो हेलो हैंड राइज कर लीजिए ना सर। हाँ, ओके। परीक्षा दावास मैम। जी मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ। आपने प्रश्न ज्योतिष को इंक्लूड नहीं किया। प्रश्न ज्योतिष इसका पार्ट है ही नहीं मैम, क्योंकि ये अपने आप में इतना गहरा टॉपिक है, ज्योतिष बहुत गहरा विषय है। नहीं, अगर मान लीजिए किसी का टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो प्रश्न से भी तो नहीं मैम, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली का विषय नहीं है ना, ये हमारा एक एस्ट्रोलॉजी है जिसमें हम फलित ज्योतिष की बात करते हैं। प्रश्न कुंडली एक अलग ही विषय है ना। प्रश्न कुंडली है, ये एस्ट्रोलॉजी, ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली फलित में 2 तरह की शाखाएं होती हैं, एक जन्म कुंडली होती है, एक प्रश्न कुंडली होता है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं सारी जन्म कुंडली में बात करेंगे। इसका अगर आप कुछ फॉर्मूले दे देते, अगर एक नहीं मैम, सॉरी मैम, ये जन्म कुंडली का विषय है ना। ओके, हाँ ठीक, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ बोलिए सर इसकी फीस पूरी ओनली उतनी है क्या? 8,000? हाँ, 8,000 फीस इसकी कंप्लीट फीस है। अगर कोई मेंबर इंस्टॉलमेंट में आना चाहता है, फीस का इशू है, तो 21 रुपया महीना देके भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर महीना 21 रुपया पे आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। क्लास कितने दिन कैसी चलेगी सर, हफ्ते में कि वैसे? देखो, अल्टरनेट डेज है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, हमें 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, है ना, एक दिन छोड़कर एक दिन सेशन रहता है। समय क्या रहेगा क्या इसका? सर? टाइमिंग शाम को 8 से 9। 8 से 9 का। हाँ। अगर सर बाई इसमें चांस कभी, हाँ जी, ठीक, हेलो, पूछिए आप। एक मिनट अगर कभी नहीं देख पाए या जूम पे नहीं कर पाए तो इसका कोई बात नहीं link सर। वगैरह देखो, व्हाट्सएप पे क्लास होगी तो व्हाट्सएप पे आपको डेटा अवेलेबल रहेगा, जूम होगी तो जूम पे आपको अवेलेबल रहेगा। किसी भी तरह से आपके पास डेटा लॉस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कुछ अगर आपको प्राइवेटली भेजता हूँ तो वो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी आपके पास से खत्म नहीं हो रहा है, आपके पास सारा बैकअप है। अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हो, आप बाद में उसको आसानी से सुन सकते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर और कुछ मन में अगर संशय रहा तो फिर पूछने के लिए आप, अगर मन में संशय रहा आपको, अगर आप क्लास के समय ऑनलाइन होते हो तो आप मुझे डायरेक्ट ही पूछ सकते हो,
इन केस हाँ। नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप में जब भी आप पूछें मैं आपको 100% उत्तर दूंगा, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप पे आपको फ्रिक्वेंटली उत्तर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉल से समझना है तो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। वही पूछना था। हाँ ठीक है, आप व्हाट्सएप पे जब भी मुझे कोई भी मेंबर्स अगर व्हाट्सएप पे प्रश्न या डाउट लिखता है उसका 100% को फटाफट उत्तर मिल जाएगा। कॉल लेना, अगर आपको कॉल करना है तो आप मुझे एक बार मुझसे टाइम ले लें कि सर मैं कॉल करना चाहता हूँ, मैं आपको कॉल से भी आपको जवाब दे सकता हूँ। हाँ ठीक है सर जी केतन सर। ऑफलाइन क्लासेस हो सकती है? ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती सर, इसलिए पूछ क्योंकि रहा हम हूँ, ऑनलाइन ही मैं पढ़ाते हैं, इसलिए पूछ रहा है हूँ ना। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर जो भी जितने जो स्टूडेंट्स है हाँ सब मिलके जब पढ़ाई करेंगे तो उससे ज्यादा वो ये सर हो देखो जाएगा। ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन आपको बनाना है, अभी मैं तो, है ना। अभी आप सभी मेरे यहाँ पे आ जाओ तो आप सभी का स्वागत है ना। मेरे घर पे रहो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में आप जिसको भी आना है मेरे घर पे आप सभी का स्वागत है, लेकिन मैं ऑफलाइन आपके यहाँ पे आने में असक्षम हूँ, है ना, क्योंकि वहां पे इतने सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ मनासा बराबर आना है। चाहता है, मनासा मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, जिसका कोई ये जन्म डेट वगैरह कुछ नहीं रहे तो वो कौन कौन से माध्यम से चेक करेंगे? जन्म उसका डेट वगैरह जरूरी कुछ नहीं है तो देखो फिर उसके लिए कोर्स नहीं है, क्योंकि ये कोर्स जन्म कुंडली पे आधारित है ना। हाँ। तो बर्थ टाइम और प्लेस हमारा होना चाहिए, जन्म कुंडली हमारे पास होना चाहिए, तो ये कोर्स है। अगर हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है तो फिर बहुत सारी ब्रांचेस है, फिर भी हाथ है, हस्तरेखा देखो, फिर नंबर है, डेट ऑफ बर्थ से, है ना, न्यूमरोलॉजी सीखे हैं, ठीक है ना, कार्ड सीखना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रश्न कुंडली है। लेकिन ये जो ज्योतिष है, ये रामायण ज्योतिष है, ये जन्म कुंडली के आधार पर आपको हर एक चीजें एक्सप्लेनेशन कर सकती है, ठीक है। और जन्म कुंडली सबसे गहरा विषय होता है, अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी जी गोविंद सर, गोविंद सर अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर इसमें कह रहे हैं कि रेमेडीज के बारे में कैसे क्या हाँ, बताया जाएगा? उपाय के बारे में बात करेंगे हम। उपाय के लिए मैंने आप सभी को एक स्पेशल एस्ट्रो वास्तु फ्री गिफ्ट भी इसीलिए दिया है कि उसका देने का भी आवश्यकता था नहीं वैसे, लेकिन जी उपाय के तौर पे बड़ा काम में आता है, इसलिए फ्री जी वास्तु गिफ्ट सेशन भी आपको दिया, साथ में जी रत्न रेमेडीज और कौन से हम उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष के उपाय तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जी वास्तु के उपाय भी हम सीखेंगे। फ्री एस्ट्रो वास्तु जी गिफ्ट सभी को मैंने कर दिया है कि क्योंकि ज्योतिष में सामने वाला हमारे पास आता है कि सर हमारी कुंडली देखें, ऐसा देखें, तो एक उसकी हमें हमेशा एक आस रहती है कि वो कुछ उपाय उसको मिले, तो उपाय पे हम फोकस करेंगे और से ज्योतिष के माध्यम से आपको उपाय मिलेंगे, है ना। तो जैसे इसमें 4 पद्धतियों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जैसे केपी, वैदिक, नाड़ी जी और जी जी रामायण। तो हाँ उपाय मतलब उपाय की चर्चा किस पद्धति से होगी? देखो, क्या मतलब उपाय के बारे ऐसा में? ऐसा इसलिए लिखा कि 4 पद्धति, क्योंकि हमारे दिमाग में 4 पद्धति है, लेकिन मेरे दिमाग में 4 पद्धति है ही नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि रामायण ज्योतिष ही हम पढ़ेंगे, और रामायण ज्योतिष पूरी तरह से ज्योतिष का एक प्रैक्टिकल स्वरूप है, और ज्योतिष का इंसाइक्लोपीडिया वो होता है पाराशरी वैदिक, ठीक है ना। वैदिक से बढ़कर नहीं हुआ कभी भी। तो मान लो ये केपी निकला हो तो अभी वैदिक ज्योतिष मान लो एक बोल देंगे हम पेड़ है, तो केपी उसका एक जड़ है, उसका एक क्या बोलते हैं वो, एक डाल है, ठीक है। डाल है। तो केपी अपने आप में अपने आप में उसका कोई आधार नहीं है, उसका जो भी आधार है वैदिक से है। अच्छा, वैदिक जी जी डाल बहुत फेमस हुई, उसका नाम केपी हो गया, है ना। जी वैदिक से कोई डाल बहुत फेमस हुई, उसका नाम भृगुनंदी नाड़ी हो गया। तो ये चीजें हम सीखेंगे क्या इन डालों में क्या क्या विशेषता है, क्या खासियत है कि इतने फेमस हुए, ठीक है। जी जी बाकी हमारा जो मूल आधार है वो वैदिक है, और वैदिक जी आधार है, और वैदिक ज्योतिष पूरी तरह से रामायण की व्याख्या, ठीक है। जी यहाँ पे तो हमारे पास बहुत कम समय था, वरना आप एक एक चीजों में आप रामायण ज्योतिष देखोगे, यहाँ तक कि पाराशरी की दृष्टि में का एक्सप्लेनेशन आता है कि भैया ग्रह की दृष्टि होती है, तो वहां पर भी रामायण ज्योतिष है, मंगल की दृष्टि क्या, सुरक्षा की दृष्टि है, लक्ष्मण रेखा, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन है। तो ये सारा की सारी चीजें, ठीक ठीक। हेलो हाँ हेलो 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 जी जवाहर सर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता सर, डेट भी है, टाइम भी है, लेकिन टाइम में एक्यूरेसी नहीं है, उसके लिए क्या करें सर? तो शायद दशा वगैरह सब कुछ मतलब एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो नहीं हो पाएगी ना सर? तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं, ये टाइम का, ठीक है, ये
ये टाइम का जितना भी चक्कर है, ठीक है ना, जिसमें जी। बड़े उलझ जाते हैं, और जितने ज्यादा हम नई पीढ़ी में आ रहे हैं उतने हमें ज्यादा समस्या हो रही है, 1 2 2 5 5 मिनट के अंतर। लेकिन पाराशरी हमेशा से एक बात बोली है, क्या बोली, कि भाई चंद्र कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितनी भी पुरानी कुंडलियां देखोगे ना, तो लग्न कुंडली के साथ आपको एक चंद्र कुंडली हमेशा मिली हुई मिलेगी। समझ में आया? अगर पाराशरी ये बोल रहे हैं कि 2.25 दिन तक चंद्रमा तो नहीं बदलता, चंद्रमा 2.25 दिन तक तो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। जी। जी। पुराने जमाने में जो पाराशरी ये एक्सप्लेनेशन कर रही है कि भाई चंद्र कुंडली से भी आपकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ज्योतिष देश काल माहौल पर निर्भर करता है। समझ में आया? तो मैं समझता हूँ कि 5 10 15 मिनट का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है, उससे बड़ा अंतर ये है कि भाई आप किस माहौल में पैदा हो। लेकिन दशाओं में तो फर्क पड़ जाएगा नहीं, अगर चंद्र की कला कोई बहुत वगैरह बड़ा है। फर्क नहीं पड़ता सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि देश काल, आपको क्या लगता है कि टाइम बहुत बड़ा अंतर है या फिर हमारा माहौल बहुत बड़ा अंतर है? ठीक है, नहीं, माहौल तो ठीक है, लेकिन दशा अंतर दशा का नक्षत्र के अंदर जिसमें बहुत जन्म बड़ा लिया, फर्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हम वैसे भी चेकआउट कर लेते हैं कि यार ये टाइम पे हमारे साथ ऐसा हुआ, तो मतलब आगे पीछे कुछ ना कुछ है, वो तो वैसे भी एक एस्ट्रोलॉजर है ना वर्कआउट कर लेता है उस पर। जैसे सर मेरा जो है हाँ। मेष में और टारस के अंदर थोड़ा फर्क आ रहा है। अगर मेष में होता है तो मेरा जो शुक्र राहु जो है 9th में आता है, हाँ। अगर टारस होता है तो उसमें 8th में आता है शुक्र राहु जो है। तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अगर मान लो 8th में राहु होगा तो आपको डीप रिसर्च करने का आपको हमेशा एक अध्ययन रहता है कि मैं हमेशा से गहराई में चीजों को अध्ययन करूं, है ना, किसी भी चीज में जाना आपको एक शौक है। अगर 9th में शुक्र है तो कहीं ना कहीं आपके पिता को प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपका पिता से अनबन होता है। ये जो छोटी मोटी चीजों से भी हम अगर चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। अष्टम में राहु होगा तो आपको बहुत गहराई, किसी भी चीज में आपको एक स्पेशलिस्ट है कि आपको आपके अंदर किसी भी चीज की गहराई डेफिनेटली होगी। ओकल्ट साइंस जुड़ा हुआ, अष्टम भाव ओकल्ट साइंस का है, मोक्ष त्रिकोण का है, किसी भी चीज से जुड़ी हुई आपको गहराई हो सकती है। लेकिन अगर नवम में राहु हुआ तो किसी न किसी तरह से पिता से आपके विवाद हो सकते हैं। तो ये छोटी मोटी दोनों ही चीजें हैं मेरे उसके अंदर। हाँ, तो इसका मतलब आपका लग्न भाव संधि का होगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं, यू आर राइट। अगर ऐसा है तो फिर आपका लग्न भाव संधि, अच्छा भाव संधि वाले लग्न में हमेशा एक प्रॉब्लम देखा जाता है। जैसे कि मान लो वृषभ लग्न का चक्कर है और मान लो कि लग्न 28 29 30 डिग्री तो चालू है, अभी ऐसे के जीवन में आप देखो कि ये हमेशा सब होंगे मामले, कभी मेष कभी वृषभ, ठीक है ना। अच्छा, इसी बात को पाराशरी एक्सप्लेनेशन करती है, आपने देखा होगा गंडमूल। हाँ जी, पाराशरी इसको एक्सप्लेनेशन करती है। पाराशरी ये एक्सप्लेनेशन करती है कि भैया गंडमूल नक्षत्र में कोई पैदा हो गया तो वो अपने आप में एक अच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं कि यार उसको उपाय करवा लो। अभी गंडमूल बोला क्योंकि ऐसे तो भाव संधि से आपका मेष और वृषभ का भाव संधि ये इतना बेकार भाव संधि नहीं है। बेकार भाव होता है जब मीन और मेष का भाव संधि हो जाए। मीन मेष का, ठीक है जी। जल राशि और मेष राशि अग्नि राशि, जल अग्नि का खतरनाक दुश्मन, ठीक है। अग्नि जल की खतरनाक दुश्मन है, अग्नि जहां होगी जल जहां साथ में होंगे तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसी को पाराशरी बोलती है कि गंडमूल नक्षत्र मीन राशि के आखिरी नक्षत्र बुध वाले और अग्नि तत्व वाले के पहले नक्षत्र जो कि केतु वाले होते हैं, तो ये गंडमूल तत्व होते हैं। तो ये जो आपका भाव संधि वाला जो मामला है ना, ये जी आपको आगे पीछे करके देगा। अच्छा, ये किसी का मेष में आपका तो इतना बीमारी नहीं होता, आपको हेल्थ इश्यू इतने नहीं होते होंगे, हेल्थ इश्यू नहीं होंगे। अगर मान लो कि मेष और मीन लग्न वालों का इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए, यार मीन है ना राशि आखिरी डिग्री में आ जाए, उसको हेल्थ इश्यू बहुत होगा लाइफ में, आप देखना। 12th की वजह से मीन 28 29 30 डिग्री का आ गया है ना, मीन की वजह से मीन चालू हो गया, 2 डिग्री चालू हो गया। आप देखो वो बोलेगा कि यार मेरे को यार जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा उसको बोलो कि तू बीमार होगा। अभी होली का टाइम, अभी ठंड गया गर्मी आया, बीमार। ये भाव वाले सबसे पहले बीमार हो गए, बोले भैया मैं तो हो गया बीमार, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये थोड़ी सी हम समझेंगे क्लास में, चिंता जो करते हो समझ लेंगे क्लास का, ठीक है सर। चिंता तो आज तक की चिंता की हमने। अरे बिल्कुल बेफिक्र रही है जी। धर्मपाल सर, ठीक है सर। हेलो सर हैंड राइज कर लीजिए कुंवर जी सर, है ना जी। धर्मपाल सर, ये आप सब बीटीआर भी कराएंगे? बर्थ ना, उसकी आवश्यकता नहीं, अभी हुआ ना बीटीआर, साक्षात्कार हो गया है ना जैन सर का, ठीक है। तो चीजों को अगर हम गहराई से देखेंगे तो सब बीटीआर हो जाएगा अपने आप ही, है ना। ये मैं बताता हूँ आपको, ज्योतिष एक समुद्र है। क्या है? एक समुद्र।
इसमें इतने सारे टॉपिक है भाई, मैं इतने सारे टॉपिक दे रहा हूँ आपको, 100 से ज्यादा टॉपिक्स। अगर हम उसमें और भी कुछ मांगेंगे तो मेरे को 8 महीने दे के चलो, आप 8 महीने मेरे को दे के चलो, मैं आपको सब सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन 4 महीने में जितने टॉपिक्स मैंने कहा है, मेरा प्रॉमिस है वो सारे सिखाऊंगा, ठीक है। चिंता बाकी 4 महीने में क्या सिखाएंगे सर, अगर हम 8 मैं महीने अभी कर लेंगे? मैं आपको अभी ये डेमो आएगा आपके पास, रिकॉर्डिंग आएगा, मैं इसका सारा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, है ना। तो वो आप सुन लेना उसको, है ना। ठीक है सर, हाँ जी, थैंक यू सर। जी धर्मपाल सर। सर मैं यही पूछ रहा था कि हम भी सीख सकते हैं ना, अटपटा सा लगता है। अरे क्यों सर, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि भैया ज्योतिष को याद करना है तो आपको सिर्फ रामायण आने की आवश्यकता है। रामायण जानते हो ना, जी सर। राम लक्ष्मण सीता, ये जानते हो ना कैरेक्टर इनको, जी बस सर। अगर ये याद है जी सर। ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष जी सर। को आश्चर्य हो सकता है कि ज्योतिष को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हम सांस लेते तो कभी सोच के लेते हैं कि यार मेरे को सांस लेना है, मेरे को सांस लेना है, क्योंकि सोचते हैं ऐसा? बिल्कुल सर। कभी नहीं सोचते हैं, ये तो क्योंकि वो सोच- ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और जी ज्योतिष, मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को याद कर रहा है भाई, ज्योतिष तो जीवन जीने की कला है। अगर हम सांस लेने को कभी याद नहीं करते, कभी नहीं सोच, बच्चा तक नहीं सोचता कि मेरे को सांस लेना है, मैं भूल गया सांस लेना, कभी हुआ क्या? जी सर। ज्योतिष सांस लेने की प्रक्रिया है, जीवन जीने की कला है। सांस जीवन जीने की प्रोसेस है ना, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। ज्योतिष हमें अपने आप आती है। सबसे बड़ी बात है कि मैं मेरी हर क्लास में हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर पैदा नहीं हुआ, ये तो हमारे अंदर से प्रकट होती है, ठीक है। और जो चीजें प्रकट होती हैं भाई उसको भी पढ़ाए कौन? तो जी सर। हमारे अंदर से आती है। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स, व्यक्तित्व विकास, अपने आप को समझने की कला। अभी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। जी सर। ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। जी सर। मैं अभी शिव जी हैं, शिव जी का कभी जन्म हुआ? ज्योतिर्लिंग शिव जी नहीं। हाँ जी। कभी जन्म हुआ? अभी इस ज्योतिष का कभी जन्म हो सकता है? ये अपने आप प्रकट होती है। शिव जी अपने आप प्रकट हुए ना, स्वयं भू, बिल्कुल। भूमि से स्वयं ही, वो स्वयं भू है ना, उसके जो भी है वो स्वयं में पूरी सृष्टि उन्होंने आया। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष स्वयं है। ये 12 ज्योतिर्लिंग और कुछ भी नहीं है, 12 भाव की व्याख्या है कि भैया तुम्हारा ये मिथुन लग्न खराब है तो वहां चले जाओ, कर्क लग्न खराब है तुम उस ज्योतिर्लिंग चले जाओ, समझ में आया? इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग घूम के आ जाओ, सारे लग्न ठीक, सारे भाव ठीक। ज्योतिष ज्योतिर्लिंग, ज्योतिष शिव, ज्योतिर्लिंग क्या है? शिव है ना। शिव अजन्मा है और ज्योतिष का कभी जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अजन्मा है, ये तो स्वयं से प्रकट होती है ना। ये हमारे स्वयं अंदर से आती है। जैसे भोलेनाथ जी प्रकट हुए वैसे ज्योतिष प्रकट होती है। तो ज्योतिष एक जीवन जीने की कला है, ये हमें बहुत गहराई से सिखाती है हर एक चीजों को। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी हम क्लास में पढ़ेंगे, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कुछ भी हमने टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक आपको आता होगा। हर एक अंदर से रिलेट करोगे, यार क्या बात है यार, मजा आया, ये तो बिल्कुल सच बात है। ये शब्द आपके हर क्लास के बाद निकलेंगे, आप कहना, अभी मैं कह रहा हूँ ना, ये आप कहना। आप सारे देख सकते हो स्टूडेंट्स के, वो कहते हैं अरे यार बहुत अच्छा लगा। अंदर से आपके अंदर आवाज आएगी कि सर ये बात बिल्कुल सच है, और हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये बात सच है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है ना। वो अपने आप महसूस होगा सर, अपने आप महसूस होगा। ज्योतिष तो होता ही वो है। ज्योतिष भी कभी, ज्योतिष कभी पढ़ सकते हैं, दिमाग पे भार ले लिया, पढ़ना है, ये क्या? ये ज्योतिष थोड़ी हुआ। ज्योतिष मतलब रिलैक्स करने की प्रोसेस है। काफी लोग कहते हैं कि सर हम ज्योतिष में टाइम नहीं देते। अरे आप ज्योतिष में कैसे टाइम दे सकते हो? ज्योतिष आपसे स्वयं ही आप ज्योतिष के प्रति आकर्षित हो जाओगे, समझ में आया? टाइम आपका किस तरह से निकालना है, किस तरह से आपको टाइम का मैनेज करना है, ज्योतिष सिखा देगी। ज्योतिष किसी भी तरह से भार नहीं है, ठीक है ना। भगवान कभी भार होते हैं क्या? हम अंदर महसूस करते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। ज्योतिष पढ़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी कोई भार आया तो समझ लो दशानन आया। होता है जहाँ बुद्धि होती है। अगर जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान, वो उतना भारी है ना। अब रावण के पास 10 बुद्धि है, ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भारी, वो इतनी बातें करेगा। अभी किससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति से बात किया तो आपको हिस्ट्री में ले जाएगा। अच्छा हिस्ट्री में ये हुआ था ना, जोधा अकबर हिस्ट्री, है ना। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा परेशान, समझ में आया? जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति से आप बात करोगे, आप उतने भारी हो जाओगे, ठीक है ना। तो भार पैदा करती है, और हमेशा रिलैक्स महसूस करता है। अच्छा, ज्ञान की वैल्यू हमेशा नहीं होती है। जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया वो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, और जो बुद्धिमान हो गया वो व्यक्ति खतरनाक तर्क करता रहेगा, बोले ऐसा वैसा, ने कर लिया, उसने कर लिया, ठीक है ना। रावण के बाद 10 बुद्धि, दिमाग खराब हो गया उसका, आखिरी में आके क्या कर रहा हूँ,
समझ में आया? तो टेंशन नहीं करने की प्रक्रिया है और आपको इतना अच्छा लगेगा, आप बोलोगे कि सर मजा आ रहा है। ठीक है, आज मैं बोल थैंक यू रहा हूँ, सर। आप बोलोगे, है ना? ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी अभिलाषा मैम, अभिलाष कौन है? डॉक्टर अभिलाष अनम्यूट कर हाँ लीजिए। जी सर, जी सर। सर आपका जो कंसेप्ट जो होता है वो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अच्छा। थोड़ा मन में थोड़ा क्वेश्चन आता है। बोलो ना, आराम से। वो होता है, राम कैसे क्रूर हो सकता है सूर्य हाँ? जैसे? देखो सूर्य कभी भी एक, आप सोचो आप एक बड़े बैठोगे ना, तो आपको क्रूर निर्णय लेने पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को इतनी आसानी से त्याग नहीं कर सकता, समझ में आया? कोई भी व्यक्ति जैसे कि किस तरह से राम जी का आप कारक तत्व देखो, राम जी जितने सौम्य उतने ही क्रूर व्यक्ति हैं ना, उतने ही क्रूर हैं। क्रूर कैसे? क्रूर की बहुत सारी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। तो आपने रामायण देखा होगा, ठीक है? और रामायण में जब राम जी विनती करते हैं, ठीक है ना, समुद्र से, समुद्र देवता से कि भैया विनय न माना तो जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप कर भयभीन होए न प्रीति, है ना? राम जी 3 दिन हो गए समुद्र देवता विनती करके, और जब राम क्रूर हुए और जब धनुष बाण निकल गया समुद्र देवता आगे कि भाई साहब क्या हो गया, मैं तो आपका ही भक्त हूँ, क्या बोलो, क्या सेवा करना है? राम जी बोले कि भाई धनुष निकल गया है और मेरा बाण इतना क्रूर है कि भाई ये तेरा समुद्र में गया तो समुद्र जाएगा, और अगर तेरे को समुद्र में नहीं ले जाना है तो कुछ ऐसी डायरेक्शन बता मेरे को कि वहां पे, समझ में आया? राम के वार हमेशा इतने खतरनाक होते हैं, हालांकि वो वार करते नहीं है, और जब करता है तो इतने खतरनाक होते हैं कि पूछो मत, फिर सीधा वार। इसी तरह से गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार वैसे क्रूर नहीं होती, ठीक है ना, सौम्य होती है, लोगों को भैया ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, है ना, माफ कर रहे हैं, है ना, गरीबों को खाना दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो क्रूरता पे आई तो बहुत सारी चीजें हमसे वसूल करती है टैक्स के रूप में किसी भी तरह से। तो राम की कैरेक्टरिस्टिक आप सरकार से, राम की कैरेक्टरिस्टिक आप गवर्नमेंट से, और रामायण में आप क्रूरता की एक्सप्लेनेशन करते हो तो राम जी के कुछ भी बाण हुए हैं, चाहे धनुष तोड़ा, चाहे वो हुआ, ठीक है ना, या राम जी जिसने फाइट किया, ठीक है, फिर वो व्यक्ति बचा नहीं, या तो राम जी फाइट किया नहीं और किससे फाइट किया तो फिर बचा नहीं, क्रूर फिर समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण में चतुर्विंशति गुणों का वर्णन किया है राम का, ठीक है? जी 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 जी। उनमें कहीं भी क्रूर नहीं बोला है। हाँ। मितभाषी, हितभाषी, ऐसा कुछ 24 चतुर्विंशति गुणों का वर्णन तो किया है। जी 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 जी। ठीक है, आपने जो उदाहरण दिया है, ठीक है, नहीं देखो, ऐसे तो राम सौम्य है ना, ऐसे तो हमेशा वो करते मर्यादित रहते हैं, ठीक है। आपने हनुमान जी को केतु की तुलन और राहु को रावण को तुलन किया है, ठीक है, लेकिन जो हनुमान जी जो होता है राम भक्त होता है। राम बिना हनुमान नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा आपने मैं इसको बताता हूँ, देखो मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। रावण मतलब हमारा, जैसे कि हमारी बॉडी में भी आप देख लो तो रावण मतलब हमारा चेहरा, ठीक है ना, चेहरा था, ठीक है ना, समुद्र मंथन हुआ था तो भैया राहु की गर्दन कट गई, केतु के पास धड़, तो राहु मतलब चेहरा है, केतु मतलब धड़ है, समझ में आया? रावण तार्किक है, रावण ज्ञानी, आदि आदि बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन केतु सिर्फ धड़ है, और केतु के पास क्या है? हृदय है। दो तरह से कार्य करता है, कोई भी मानव हो, दो तरह से व्यक्ति कार्य करता है, या तो व्यक्ति बुद्धि से कार्य करेगा या फिर व्यक्ति हृदय से कार्य करेगा, और बुद्धि से कार्य करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया राहु है, समझ में आया? और हृदय से कार्य करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया केतु, क्योंकि केतु के पास हृदय है, ठीक है ना। अभी आप रामायण में देखो तो इसमें आपको कल्पना करें कि आप रावण को देखो तो हमेशा 10 शीर्ष दिखाए जाएंगे, मतलब रावण एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मैं चेहरे का प्रतीक हूं, मैं हेड का प्रतीक हूं, है ना, गर्दन का प्रतीक हूं, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम केतु की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक प्रसंग ऐसा भी आया, भैया विभीषण जी पूछ रहे हैं कि भैया क्या तुम्हारे सीने में भी राम है क्या? तो हनुमान जी सीना फाड़ के बता रहे हैं, ठीक है ना, हृदय को बता रहे कि भैया देख लो मेरे सीने में तो राम है ना, राम और जानकी उनके हो गए हैं। तो ये सारी चीजें
आप इससे रिलेट कर सकते हो। ये ग्रह सिर्फ आपको एक रिलेट करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगर इसकी हम शुद्ध व्याख्या करेंगे तो बहुत डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि आपने कहा हनुमान जी को ऐसे मानते हैं वो बुद्धिमदाम वरिष्ठम। हाँ, तो उनका सिर नहीं ऐसा बोल रहे हैं। और भी, लेकिन आपका जो कुजवत केतु, सो लक्ष्मण और हनुमान जो होता है एक ऐसा होता सकता है जो आप मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हनुमान जी बुद्धि में, ज्ञान में, सभी में श्रेष्ठ थे, ऐसा रामायण ज्योतिष कहता है और रामायण में आपको देखने को भी मिला। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना तो 10 जगह जाएगा, समझ में आया? 10 जगह जाएगा। और जो हृदय से जुड़ा हुआ होता है ना वो एक ही के साथ जुड़ा हुआ होता है। रावण क्या टीम मैनेजमेंट था, और रावण के जितने देशों से संधि थी या फिर रावण का जितने लोगों से जो गठन था बहुत बड़ा था। हनुमान जी को उतना था ही नहीं, ठीक है, लेकिन हनुमान जी व्यक्ति के साथ खड़े थे, ठीक है ना। और हृदय हमेशा एक के साथ खड़ा होता है, बुद्धिमान व्यक्ति 10 जगह होते लगाता है, समझ में आया? ये आप कल्पना करके देखो, किसी भी चीज को आप एक रिलेट करने की कोशिश करें कि ऐसा, ठीक है। और इसके लिए आप वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रामायण कौन सी? मैं तो सर तुलसीदास जी के रामायण को फॉलो करता हूँ, क्योंकि ठीक है, रामायण ही पढ़ी है एक्चुअली, वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं तुलसीदास जी की रामायण ही फॉलो करता हूँ। दोनों में अंदर देख सकते हैं कि कुछ जगह हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको नॉलेज हो सकता है। और मैंने तो तुलसीदास वाली रामायण ही पढ़ी है और प्रचलित है हमारे भारत में भी, है ना? ठीक है, ठीक। जी निधि मैम, धन्यवाद जी सर। सर मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 24/11/1987 है। ठीक है सर, तो वो एक्चुअली क्या है ना कि प्रेजेंटली इज अ पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी हर बार जो है काफी हार्ड वर्कर हैं वो, तो हर बार कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, जैसे कि कभी चौकी इंचार्ज बना दिया तो नहीं पढ़ पाए प्रॉपर, फिर क्या है कि टाइफाइड हो गया 2 महीने पहले, मतलब पूरा अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बाधा है जो मतलब कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। मतलब किसी न किसी कारण बीमारी की वजह से कुछ न कुछ हो जाता है, मतलब बीमारी समझे या कुछ ना कुछ एक कुछ कारण भी बन समझे, जाता है, मतलब बाधा। शरीर को कष्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो आपके प्रश्न नहीं सर, शरीर तो कष्ट एक अलग हो गया, फिर कुछ ना कुछ क्या है चौकी इंचार्ज बना दिया गया तो उसमें वो शेड्यूल बन गया, तो फिर उस साल उन्होंने फिर अटेम्प्ट मतलब दिया ही नहीं एग्जाम, कोई बात नहीं, मतलब बाधा बच जाती आपके है। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें 2 ही चीजें आपको समझ में आ रहा है कि भैया काम समय पे नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब कामना की पूर्ति नहीं हो रही। 100 बात की एक बात, जिस बात करें कि जो आपके मन की कामना है वो पूरा नहीं हो रहा। अब मैंने ये है ना कि राम धर्म है, लक्ष्मण काम है ना, भरत मोक्ष है, शत्रुघ्न अर्थ है, तो मंगल मतलब कामना की पूर्ति, और किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा मंगल पीड़ित अवस्था में है, हमको मंगल का उपाय करना चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर में दीपक लगा सकते हो, कुंजवत केतु पाराशरी ही बोलती है कि मंगल केतु के समान, ठीक है ना। तो आप हनुमान जी के मंदिर में दीपक लगा सकते हो, हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला कार्य भी आप करोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। आपके यहाँ पे होलिका दहन हो गया क्या? नहीं, होलिका दहन मतलब अभी तो होली कल है, अभी तो है ही नहीं। कल है ना, कल मंगलवार भी है ना। जी सर, जी सर। है ना, तो क्या करें कि एक जो श्रीफल आता है, नारियल आता है ना, जी सर, तो वो नारियल होलिका दहन में साथ में ले जाए और उसकी परिक्रमा करना है, ठीक है। कल मंगलवार भी है, ठीक है, तो ये काम करें और उनको जो भी मनोकामना है वहां पे आप है ना परिक्रमा में बोल के आए। कितनी परिक्रमा करनी है? कितनी? 7 कर लो ना, 7 केतु का अंक। तो वो उनको भी लेके जाना है या अकेले करनी है? नहीं, उनको भेजो ना, हस्बैंड को। अच्छा, नहीं दोनों साथ जाके कर सकते हैं? हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो थोड़ा सत्संग जाते हैं ना जय गुरुदेव वाले, तो मैं उन्हें कोई कहती बात नहीं। अभी होली तो हमारे पास एक ही दिन आता है ना, आप जा सकते हैं, है ना। और मंगलवार को जो दिया जलाना है वो भी मुझे जलाना है, मतलब मैं जला सकती हूँ? हस्बैंड जलाए तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं कर पाते, ड्यूटी वगैरह में बिजी है, कुछ भी है, तो अर्धांगिनी आधा आपका ही है ना, आप जलाएं। वो तो थोड़ा सा सत्संग जाते हैं ना, तो मैं मानती हूँ भगवान को, वो नहीं मानती। कोई बात नहीं, सत्संग भी तो भगवान ही है, एक ही बात है ना। आपका आधा अधिकार है उनके ऊपर, आप दिया जलाए वो नहीं जलाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार को घर पे जला सकते हैं, घर पे हाँ जला सकते हो। वो कोई वैसी नहीं होम रेमेडी है या कुछ नहीं?
कुछ सिंपल सी, जैसे कि अगर पूजा वो ना कर पाए तो कुछ पहना दो उन्हें हो या जाएगा कुछ। मैम, आप चिंता मत करें, आप सिर्फ हनुमान जी का थोड़ा सा है ना भक्ति करेंगे, 5 मंगलवार भी करेंगे, हो जाएगा, चिंता हाँ मत। सर, ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है और वो बहुत ज्यादा मेहनती है, पूरा मेहनत लगा रहे हैं, कुछ मतलब बात ड्यूटी नहीं, पे। मंगल का ही कहीं ना कहीं दोष है। अगर उस कुंडली में जो भी है उपाय मंगल से जुड़े हुए आएंगे, अगर मैं कुंडली भी देखूंगा तो हम्म। मंगल ही पीड़ित निकलेगा, ये मुझे विश्वास है, तो कहीं ना हाँ वो कहीं समस्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन सर और है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 को क्वेश्चन ही मत आई थी। पूछिए मैम आप, है ना, हम इसका लक्ष्य वो नहीं था। आप सिर्फ हम्म, क्लास के बारे में पूछ सकते हो, कंटेंट के बारे में, है ना, और क्लास हम्म। का वो आप जो भी आपको जानना। नहीं मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। कोई बात मुझे नहीं, तो आप मुझे पर्सनली पूछे अभी यहाँ ग्रुप में, है ना। ठीक है सर मुझे फोबिया है, मतलब कि कोई बाहर से मैम, दरवाजा। पर्सनल में पूछ सकते हैं प्लीज, आप इस बात का ध्यान रखें, अभी बहुत सारे हैंड राइज भी हो रहे हैं ना। ठीक है सर, हाँ जी। थैंक यू सर। जी रजनी मैम। रजनी मैम अनम्यूट कर लीजिए आप, जिन्हें भी प्रश्न है वो हैंड राइज कर सकता है। ओके, अर्जुन सर आप पूछ सकते हैं प्रश्न। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर ये जो आपकी कोर्स है 120 दिन का है, इसके हाँ, लिए तो मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है सर कि 120 दिन तक मैं जुड़ के रह पाऊँ। अगर नहीं तो है मेरे लिए पेशेंस तो दिक्कत फिर हमें ज्योतिष नहीं करना है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा दूसरा और भी काम है, मैं जॉब भी करता हूँ। कोई बात नहीं सर, लेकिन तो मैं आपको एक थोड़ा बात बताता हूँ, ज्योतिष हाँ एक दिन में सीखने वाली विद्या नहीं है। इसको सीखने के लिए 4 जन्म भी कम पड़ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमें लगे कि भैया हम 4-5 दिन में ज्योतिष सीख लें, तो बेस भूमिका भी नहीं बनती, समझ में आया, उसकी भूमिका भी नहीं बनती कि भैया कैसे ग्रह नक्षत्र, क्या इसकी खिचड़ी, क्या पैटर्न, क्या चीजें हैं। ज्योतिष नहीं है, आसान नहीं है, ज्योतिष छोटा नहीं है, और ज्योतिष 4-5-10-15 दिन में सीखने वाला विषय नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, इतना गहरा सब्जेक्ट भाई, और इतनी बड़ी चीज, दुनिया के हर से ज्योतिष से निकले, उसको पढ़ेंगे 15 दिन तो भूमिका बांधने में लगती है कि ज्योतिष ये है और हमारी लाइफ में इतना इफेक्टिव है, फिर जाके मजा आता है ना। तो थोड़ा सा इसमें हमें समय तो देना पड़ेगा। और हमारा जब भी क्लास हुआ, मेरा 100 दिन 120 दिन का लंबा वर्कशॉप ही होता है, क्योंकि मुझे पता है ना यार कि ज्योतिष मुझे सिखाना थोड़ी है, अंदर उतारना है। और अंदर तभी उतरेगा जब हम किसी चीज में समय देते हैं। अगर आप मान लो, आप मैं बोल दूं कि व्हाट्सएप आपको 2 दिन में चलाना सिखा दूंगा, आपको नहीं आता, तो 2 दिन में नहीं चला के सिखा सकता। व्हाट्सएप तब आएगा तब उसकी आप 40 दिन तक प्रैक्टिस करोगे, है ना। कार चलाना सीखना है, मैं बोल दो 2 दिन में कार सिखा दूंगा, अरे भी 2 दिन में कार नहीं आएगा, सीखने से कुछ नहीं होता। 40 दिन तक उसका प्रैक्टिस करेंगे तब जाके समझ में आएगा, अच्छा यार ना ऐसा 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 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। और मैं तो लंबे समय के लिए आया हूँ, मंथली 1 महीना ज्वाइन करें, अच्छा लगे कंटिन्यू करें, है ना। जी रितेश सर। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर पूछना था कि ये व्हाट्सएप क्लास का मतलब क्या होता है? देखो, व्हाट्सएप क्लास हमारी बहुत पुराना पैटर्न है व्हाट्सएप क्लास का। व्हाट्सएप क्लास में भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। व्हाट्सएप क्लास का मैं पैटर्न आपको बताता हूँ कुछ कुछ। व्हाट्सएप क्लास में 2 ग्रुप होते हैं, एक मेन ग्रुप होता है, एक डिस्कशन ग्रुप होता है। ठीक है, मेन ग्रुप में जब भी मेरी व्हाट्सएप क्लास होती है, तो आपको जो कोर्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका आर्टिकल मिलेगा, ठीक है ना। साथ में आपको कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है ना, जो कि मैं लाइव लेता हूँ, कभी रिकॉर्डिंग नहीं दिया जाता, लाइव लेता हूँ सारी चीजें। और व्हाट्सएप क्लास मान लो हमने जब भी पढ़ा है, तो उसका एक पर्सनल वीडियो भी मिलता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो के माध्यम से भी बाद में वो क्लास देख सकते हो। तो व्हाट्सएप क्लास आपके लिए डबल बेनिफिशियल है, क्या हमने वो चीजें व्हाट्सएप पे भी पढ़ा, और फिर उसका जो बोलते ना सारा का सारा जो एक निचोड़ है या कंक्लूजन है, तो उसका एक वीडियो भी बना दिया जाता है, जो आपको प्राइवेट यूट्यूब पे मिलता है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। अगर जूम क्लास होगा जैसे हम ले रहे हैं, वैसे आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आपके पास वीडियोस काफी रहेंगे, काफी कुछ आपको सुविधाएं मिलेगी। व्हाट्सएप क्लास में आपको और भी ज्यादा सुविधाएं मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास एक वीडियो एडिशनल और भी आ रहा है। ठीक है, ओके सर। सर नारी एस्ट्रोलॉजी में केवल बीएनएन होता है? नाड़ी बहुत सारे तरह की, कहते रहा हूँ ज्योतिष महासागर है। अगर तुम्हारी नाड़ी न वो नाड़ी न, है ना, 12-15 तरह की नाड़ी, है ना। लेकिन हम सीखते हैं भृगुनंदी नाड़ी। सर इसमें कुंडली मिलान भी बताया जाएगा? नहीं सर, ये इसका नहीं है, कोर्स कंटेंट में नहीं है। मैरिज पढ़ेंगे हम, शादी पढ़ेंगे, शादी कब होगा, किस तरह से होगा, ये पढ़ेंगे। कुंडली मिलान ये नहीं है, है ना। मांगलिक दोष वगैरह पढ़ेंगे कि कब मांगलिक दोष होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। मैच मेकिंग का अलग कॉन्सेप्ट है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। धर्मपाल वर्मा सर
अनम्यूट कर लीजिए। सर कुंडली बनाना भी सिखाएंगे? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कुंडली बनाना सर। कुंडली बनाना सिखाएंगे ना, क्यों चिंता करते हो? हमारा फोकस कभी भी गणित पे होता ही नहीं है, क्योंकि गणित सॉफ्टवेयर सारी फुलफिलमेंट कर देता है, और जब जो कार्य सॉफ्टवेयर कर रहा है तो भी हम उसमें क्यों समय खराब करें? हमारे विषय से दूर हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन करना है। कुंडली बनाना नहीं सीखेंगे, कुंडली फलित करना सीखेंगे, कुंडली प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। तो कुंडली बनाने में मैं तो एक भी लेक्चर नहीं लूंगा कभी ये सूर्य सिद्धांत होते हैं, ऐसा होता है, ये गणना, ये 50 बातें। भाई गणित करेंगे तो फिर हम नासा में चले जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, है ना। गणित नहीं करना है हमको। हम यहाँ पे आए कि भैया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नजर आ जाए, इस व्यक्ति का क्या, ये शिक्षा कैसे करेगा, इसका करियर क्या, ये लक्ष्य को लेकर ज्योतिष सीख रहा है, तो भविष्य जानने की कला सीख रहे हैं, है ना, जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, तो गणित से दूर रहेंगे हम। ठीक है, प्रिडिक्शन पे ही हाँ सर कुंडली भी तो पढ़ेंगे ना हम। कुंडली तो सीखेंगे ना। बनाएंगे देखो तभी गणित पढ़ेंगे। का विषय सॉफ्टवेयर पुट ऑन कर देगा, है ना। अगर मैं बोल दूं कि कुंडली इस तरह की है, तो वो आपको सॉफ्टवेयर सारी की सारी बातें बताएगा, गणित के सारे पार्ट बताएगा। हम सीखेंगे उससे प्रिडिक्शन करना, फलित करना, फल कथन करना। ठीक है, तो कुंडली बनाना सीखेंगे, चिंता मत करो, वो सॉफ्टवेयर कर देगा सारा। एक डिटेल डालो, आपका कुंडली बन गया। ठीक है, थैंक यू। ओके। प्रमोद कुमार सर, अनम्यूट कर सकते? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये जो रामायण ज्योतिष है स्टेप बाय स्टेप चलेगा और केपी का लास्ट में है क्या? अरे नहीं नहीं, यही तो बात है। हाँ जी, हाँ जी, एक थीम है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थीम होता है, अभी खाना खाने गए, है ना, अभी राजस्थानी थीम है, तो ये खाना बाद में मिलेगा, पहले राजस्थानी थीम मिल रहा है। अच्छा अच्छा, थीम है, अभी खाना खाने का मजा राजस्थानी लीजिए, ढोकले खाइए, दाल बाटी खाइए, है ना। तो ये रामायण थीम चलता रहेगा। मतलब मैंने केपी का सिग्नेचर बताया, मैंने कोई राशि का एक्सप्लेनेशन किया, मैंने कोई ग्रह का एक्सप्लेनेशन किया, उसमें रामायण का घोल डाल दिया, भैया ये एंजॉय करो साथ में। ये रामायण ज्योतिष है। कुछ भी चीजें आपको पहले ज्योतिष से समझाया, नहीं समझाया, रामायण डाल दिया, ये रामायण से कनेक्ट करें। मतलब एक कल्पना करने के लिए एक टूल्स दूंगा कि आपको ज्योतिष समझना है, आप अपने, मैं बताऊंगा उसको भैया ये तरीका ये है, फिर उस रामायण का घोल मिला दूंगा कि नई तरीका होता है तो ये कर लो, है ना। हनुमान जी को वहां पे भरत बोल रहा था कि मैं वहां पहुंचा देता हूँ एक तीर से, कहाँ पे, अपना श्रीलंका, है ना, लंका पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी बोल रहे कि नहीं मैं कर लूंगा। तो ये रामायण क्या है कि आपको एक टूल्स देता है जिससे आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाती है। तो अपने पास एक नया एक सिस्टम भी है याद करने का, है ना। काफी लोग कहते हैं यार कि सर हमको याद नहीं होते कारक तत्वास, तो याद करना ही नहीं है। रामायण जानते हो, याद करना ही नहीं है, सिर्फ तुलना करना है, कल्पना करना है। जिसके पास जितनी कल्पना शक्ति भरी हुई है उसको तो मजा आ जाएगा। मतलब सारे मतलब इकट्ठा ही चलेगा ना? हाँ हाँ, एक ही पैटर्न है, पैटर्न एक ही है ना। हम जैसे हम शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा में हमने केपी वैदिक नाड़ी तीनों को घोल मिला के पढ़ा, रामायण ज्योतिष डाल दिया बीच में। ठीक है, सारा चीज एक ही है, आपको लगेगा ही नहीं। अभी मैं यहाँ पे इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद ये 2-3 तरह की पद्धतियां कैसे वैसे। आप जब क्लास में पढ़ने आओगे, आपको कभी डिफरेंट ही बेसिस नहीं होगा यार ये कहाँ जा रहा है, एक फ्लो में चल रहा है, ऐसा लगता है एक रास्ता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। हेलो हेलो जी सर बोलिए। सर क्लास की जूम ये इसका वीडियो वगैरह कुछ भेजोगे अभी? हाँ मैं भेज दूंगा सर, रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा, जहां से आपको जूम लिंक मिला वहां आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना, चिंता ना करें। ठीक है, ओके। निधि सिंह मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने मेरे को बताया था ना कि हस्बैंड को नारियल अर्पित करना है होलिका दहन में, तो सर से वार की करना है या ऐसे ही करना है? हाँ हाँ, वार की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसा आप बताएं, आप तो उसमें अपनी मनोकामना बोल दे कि भैया मेरा काम अच्छा हो, परिक्रमा लगा लें, नारियल डालना अच्छी, अच्छा मतलब सर पे नहीं वारना है? कोई बात नहीं, वार भी दो तो भी चलेगा, नहीं वारो तो भी चलेगा, है ना। नहीं आपने जैसा बताया वैसे कर देंगे, बिना वारे डाल देंगे। कोई बात नहीं, है ना। हाँ, आप तो बस मनोकामना अपनी मन में रखना, ठीक है ना, और साथ कह देना, ठीक है। हेलो, और सर वारे तो 3 बार मार देना क्लॉकवाइज। हाँ हाँ जी, हेलो, थैंक यू सर। हेलो सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक प्रश्न है सर कि आपने बताया कि उपाय भी बताएंगे, तो उपाय की कोई बुक्स वगैरह भी मिलेगी आपके पास? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा सर उपाय की बुक्स भी, है ना। हाँ वही पूछ रहा था मैं। हेलो,
हाँ जी सर, मैं भेज दूंगा, है ना? ठीक ठीक सर, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, धन्यवाद। ओके, आशा है आपको समझ में आया होगा रामायण ज्योतिष, है ना? तो हमारा क्लास चालू हो रहा है 10 मार्च के बाद, 11 में से किसी भी एक दिन चालू कर आप सभी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ₹21 पर महीना, 8,050 रुपए एक बार में, ठीक है ना? जैसा आप देना चाहें वैसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको जूम लिंक मिला है वहां पर आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप आराम से रिकॉर्डिंग देख सकते हो, सुन सकते हो डेमो को, है ना? और आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो आशा है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, रामायण ज्योतिष से कुछ सीखने को मिला होगा। जी सर। ओके, थैंक यू सर। विदा लेते हैं, और कुछ भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7566722730, 9009805569, 2 नंबर है। और मैं जो ये डेमो लिंक डालूंगा इसमें साथ में नीचे नंबर मेरे फॉरवर्ड करूंगा, है ना? कोई भी व्यक्ति आपको डालेगा तो नीचे नंबर मेरे लिखे हुए आएंगे, आप मुझे वहां से भी मैसेज वगैरह कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप भी रहेंगे, ठीक है? तो मैं आपको डेमो लिंक भेज देता हूँ, 1-2 घंटे में आपके पास डेमो लिंक आ जाएगा, ठीक है? तो अभी विदा लें, ठीक है? चलिए सभी को गुड नाइट। नमस्कार। नमस्कार।